नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड बीते 2 दिनों के मुकाबले कोरोना केस में लगातार इजाफा दर्ज कर रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 515 नए संक्रमित मरीज सामने आए। 13 मरीजों की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 79,656 तक पहुंच चुका है और उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,320 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 425 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इनको मिलाकर अब तक 71,966 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,456 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 171 कोरोना मरीज मिले हैं। अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 24, चमोली में 30, चंपावत में 7, हरिद्वार में 45, नैनीताल में 56, पौड़ी में 52, पिथौरागढ़ में 48, रुद्रप्रयाग में 16, टिहरी में 21, यूएस नगर में 18, जबकि उत्तरकाशी जिले में 23 मरीजों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इस बीच राज्य में मरीजों की कोरोना संक्रमित होने की दर 5.44% है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 90.35% तक पहुंच चुकी है। पौड़ी जिले की पुलिस को भी कुंभ मेला सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जिले से 80 कांस्टेबल के साथ सीओ पौड़ी और 10 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है, जिसके चलते कुंभ में किसी तरह की कोई परेशानी पैदा न हो। हालांकि इस बीच पर्वतीय जिले पौड़ी में पुलिस की कमी के चलते कानून व्यवस्था भी पटरी से उतर सकती है। दरअसल पर्वतीय जिलों में भी पुलिस की कमी हमेशा से ही बरकरार रही है। ऐसे में कुंभ मेले में पर्वतीय जिलों से भी कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कुंभ में लगाने से जिले में कानून व्यवस्था को बरकरार रख पाना पुलिस प्रशासन की एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि एमएसपी ने बताया कि कुंभ मेले में लगाई गई फोर्स के चलते जिलों में कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए मैन पावर को बढ़ाने के लिए तकरीबन 450 पीआरडी जवानों के साथ ही होमगार्ड्स की मुस्तैदी जिले में देखने को मिलेगी। उनको मैंने कम कर दिया है। ऑफिस में और यूनिट्स में ज़्यादा लोग थे, उनको मैंने कम कर दिया है। एंड हमारे पास होम गार्ड और पीआरडी हैं, सो लगभग 430 हैं, जनपद में नियुक्त हैं। सो उनको हमने अच्छा सा यूटिलाइज कर रहे हैं। उनको हमने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं एंड कौन कौन वेपन ट्रेंड हैं उनको भी हम अच्छे से हमारा मैन पावर का उपयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ मेले के चलते नेशनल हाईवे 58 का 4 लेन का काम तेजी के साथ हो रहा है। इसके चलते कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते NH58 गंगनहर पर बना पुल कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। मंगलौर गंगनहर पर कुछ साल पहले बना यह पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। इस पुल पर रोजाना हजारों की संख्या में भारी और हल्के वाहन गुजरते हैं, जिसके चलते किसी भी वक्त किसी भी समय यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पुल की जर्जर अवस्था विभागीय अधिकारियों पर सवालिया निशान भी खड़े करती है। नहर के पुल पे जो ये गड्ढा हो रहा है, ये ऐसा गड्ढा है जो जानलेवा है। कई लोग इसमें मोटरसाइकिल से, स्कूटर से गिर भी चुके हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी मैं कार से आ रहा था, मेरा भी गड्ढा अचानक गड्ढे में पहिया आ गया, उससे काफ़ी बहुत जोर झटका लगाया गाड़ी में। जिम्मेदार विभाग को चाहिए कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसे सही कराएं। आगे आने वाला कुंभ का मेला जो पर्व है, यहाँ श्रद्धालु आएंगे, किसी को जान का जोखिम ना उठाना पड़े, इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ जो इसके जिम्मेदार विभाग है वो इसकी संज्ञान में ले, ये मामला संज्ञान में ले। बुधवार को उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट में एक बैठक हुई। इस मीटिंग में लंबे वक्त से बंद चल रहे शिक्षण संस्थानों को फिर से खोले जाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत राज्य में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अब 15 दिसंबर से खोले जाने की तैयारी है। वहीं इन सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही मीटिंग में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हुई है और यह फैसला लिया गया है कि कोरोना वैक्सीन के डोज सबसे पहले किसको दिए जाएंगे। वहीं इस मीटिंग में मंत्रिमंडल की तरफ से 29 प्रस्ताव सामने आए। इनमें से 27 पर कैबिनेट की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि एक प्रस्ताव अगली कैबिनेट के लिए सुरक्षित रखा गया है और एक प्रस्ताव के लिए कमेटी बना दी गई है। 15 दिसंबर से राज्य के अंदर जितनी उच्च शिक्षण संस्थाएं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है।
उसमें हमारे चाहे वो राजकीय यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो और प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो और टेक्निकल हो, सभी प्रकार की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षण संस्थाएं विधिवत खोली जाएंगी। राज्य के अंदर लगातार भारत सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री से बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई, चीफ सेक्रेटरी की अलग से बैठक हुई, स्वास्थ्य विभाग की अलग बैठक हुई। इन बैठक के आधार पर हम लोगों ने जो नीचे तक के सारी तैयारी थी उसको पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर कितने हमें कोल्ड स्टोरेज या किस प्रकार की हमें वैक्सीन रखने के लिए -4 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ेगी वो तैयारी है। उसके नीचे तक हमने जो जिला स्तर पर कमेटी बननी थी वो बन गई है, ब्लॉक स्तर पर थी वो बन गई है और उससे नीचे जो आवश्यकता थी कमेटी बनाने की वो बना ली गई है। स्टेट स्तर पर जो कमेटी थी वो भी बन गई है। इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जो ट्रेनिंग कराई जा रही है। वैक्सीन को लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश भारत सरकार के थे उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में 3 कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन सबको, एक जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो, एक 55 साल से आयु के ज्यादा वर्ष के वो लोग जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। ये संख्या लगभग राज्य में 93,000 या उससे ज्यादा बैठती है। फर्स्ट फेज में लगभग 20% प्रदेश के जो नागरिक होंगे उनको हम ये वैक्सीनेशन करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से सरकार ने इस सारी तैयारी को अच्छे से किया है। 11 दिसंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया भीमताल में पायलट बाबा के आश्रम में दर्शन करेंगे और एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बताया है कि उत्तराखंड में अपने दौरे के बीच उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरी ताकत और पूरी दमखम से लड़ेगी। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसमें पहला ये दौरा है किसी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। इसमें उनका जो प्रोग्राम है वो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे, काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले हैं। साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो उनके विषय हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की क्या समझ है, वो भी एक हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम हो, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं था इसलिए उसकी जानकारी है। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में रहने वाले स्थानीय लोगों ने पुलिस पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस लगातार चेकिंग के अभियान चला रही थी और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कोरोना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा दिया है। थानाध्यक्ष पोखरी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन इस मामले में आगे जांच करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। पोखरी में स्थानीय पुलिस कभी कोरोना के नाम पर, कभी दूरी उचित दूरी के नाम पर, कभी यातायात व्यवस्था के नाम पर जनता का उत्पीड़न कर रही है। कभी ठेली वाले का, कभी व्यापारियों का, कभी कर्मचारियों का, कभी कुछ का। और यह उत्पीड़न, यह दमन उनका बहुत लगातार जारी है। अभद्रता की सीमा लांघ गए हैं। पुलिस मैनुअल MP5 में ये व्यवस्था है कि किस तरह से आदमी को, किस तरह से पुलिस के लोगों को भारत के संविधान के प्रति भक्ति भावना और निष्ठा रखनी है। संविधान के प्रदत्त अधिकारों को जो जनता को दिए गए हैं उनकी अभिरक्षा कैसे करनी है, ये ज्ञान नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जनता की सुरक्षा नहीं है, जनता का संरक्षण नहीं है, जनता का भक्षण हो रहा है। यही सवाल हमने फेसबुक पर उठाया। अब वो हमसे भी उलझने लगे, लोगों से भी उलझने लगे। 4th क्लास के लोग भी, उनके ड्राइवर भी, लोग भी उनके
जगह जगह जा कर के धम